नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे DSSB PGT हिंदी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जो कि आप सभी की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, अर्थात इम्पोर्टेंट रहेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, NTA नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT परीक्षा हो या फिर कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। क्योंकि जितने भी हमारे पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, चाहे कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछे गए हो हिंदी साहित्य से संबंधित, तो पूछे गए प्रश्न अपने आप में जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जितने भी हम पिछले सालों में पूछे गए जितने भी परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है विद सॉल्यूशन के साथ अर्थात विद एक्सप्लेनेशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में कोई घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर कर सको। तो बार बार अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन के साथ जो है हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की DSSB PGT हिंदी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों से। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, पराधीन सपने हो सुख नाही। जो ये पंक्ति है, ये पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। रहीमदास जी द्वारा, कबीरदास जी द्वारा, मलुकदास जी द्वारा या तुलसीदास जी द्वारा। आंसर आप लोगों के सामने ही है। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है और जो कि रामचरितमानस रचना से ली गई है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस रचना से संबंधित है, तो रामचरितमानस की ये पंक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, संसार की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की ये पंक्ति है। और जो रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जितने भी हमारी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनको ब्रज और अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो पूछ लिया जाता है कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई है। जैसे कि विनय पत्रिका उनकी जो है ब्रज भाषा की प्रसिद्ध रचना है, तो रामचरितमानस उनकी अवधी भाषा की प्रसिद्ध महाकाव्य माना जाता है। और इसमें 7 कांड है और 7 कांडों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, ये सभी कांडों को इनको बार बार आपको रिवाइज करना है ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि प्रश्न कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है पराधीन सपने हो सुख नाही, इस पंक्ति का अर्थ क्या है ये आपको ध्यान रखना है कि पराधीन व्यक्ति जो दूसरों के अधीन होते हैं वे व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना, पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। ये जो है इस पंक्ति का अर्थ है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं करते। उसके बाद देख लेते हैं, मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में झटपटाने लगते हैं। ये आप लोगों ने देख ही रखा है अपने जीवन में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा के आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा हमारा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है आधुनिक काल के ब्रज भाषा संबंधी प्रसिद्ध कवियों में शामिल हैं। उसके बाद देख लेते हैं और अन्य कवियों से संबंधित जो उनकी रचनाएँ हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त, हरिओद जी की और भारतेंदु जी की, और इनसे संबंधित कई बार जो है इनकी रचनाओं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। रचना व रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है, ये रचना किस रचनाकार की है। तो देख लेते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई साकेत, यशोधरा, जयद्रथवर्त, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, ये सभी जो रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हैं, आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ठेठ हिंदी का ठाठ, हद खिला फूल, चंद्र खिलौना, ये सभी की सभी रचनाएं जो है हरिओद जी द्वारा रचित हैं। फिर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचनाएं, उसमें शामिल है हिंडोला जो कि इनकी मुक्तक काव्य है, कलकाशी मुक्तक काव्य है, समालोचनादर्श एक पद निबंध है, और श्रृंगार लहरी
गंगा लहरी, ये जो है जगन्नाथ दास जी की रचनाएं हैं। उसके बाद भारतेंदु जी की कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है पाखंड विडंबन, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप। ये सभी रचनाएं जो है भारतेंदु जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन बुद्ध, या रुक्मणी परिणय, या प्रेमलोक। इन सभी नाटकों में से जो है ध्रुव स्वामिनी आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक है। ध्रुव स्वामिनी के संबंध में और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जब हम देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है, तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना गया है। इनमें उनके अन्य नाटकों जैसी कविता की भावुकता और संवादों में वैसी दोहरता नहीं मिलती जिसमें उन्होंने अपने जीवंत संवादों और सुसंगठित कथा वस्तु के कारण यह नाटक अत्यंत प्रभावशील हो गया है। और जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी के अलावा और अन्य रचनाएं जब हम देखें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख काव्य संग्रह है। ये इनके कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को जो है क्रम वाइज लगाइए, या फिर जो है जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम छायावादी रचना कौन सी मानी जाती है, तो ध्यान रखना है झरना। तो झरना से जो है छायावाद का जो है आरंभ माना जाता है और 1918 की ये रचना है। उसके बाद आंसू जो है 1925 की है। इसी प्रकार से लहर 1933 की, कामायनी 1935 की। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को अगर क्रम वाइज भी लगाने को पूछ लिया जाए तो इस क्रम में आपको लगाकर जो है ध्यान रखना है कि इस तरह लगेगी ये झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उसके बाद जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन कौन शामिल है आप सभी को पता है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, जिसे छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। फिर हमारे सुमित्रानंदन पंत जी आते हैं, जिन्हें विष्णु कहा जाता है, छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और फिर हमारे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि आते हैं, जिन्हें छायावाद का महेश या रुद्र कहा जाता है। और चौथे स्तंभों में शामिल है महादेवी वर्मा, जिन्हें जो है छायावाद की शक्ति या दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो ये पूछा जाता है कई बार। उसके बाद जो है जो अन्य रचनाएं जब हम देखें जिसमें ऑप्शन में दी हुई है कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन जो युद्ध जो रचना दी गई है वही बुद्ध नहीं है, ये युद्ध है। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको आपको ध्यान रखना है। कृष्णार्जुन युद्ध है ये। इसके बाद जो कृष्णार्जुन युद्ध जो रचना है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। फिर है रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय के रचनाकार रहे हैं एक कवि मृगराज तथा रघुनाथ राजधानी। उसके बाद प्रेमलोक जो रचना है उसके रचनाकार रहे हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। उसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारी 4, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधर का भारतेंदु से क्या संबंध है? तो भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी रहे हैं बाबू गिरिधर दास जी से किस प्रकार से संबंधित रही है, जो कि बाबू गिरिधर दास जी जो है नहुस नाटक के लेखक माने जाते हैं। तो भारतेंदु जी के पिता रहे हैं गिरिधर दास जी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा हमारा पिता। उसके बाद देख लेते हैं इससे संबंधित भी कुछ और अन्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु, तो देख लेते हैं। गोपाल चंद्र गिरिधर दास श्री काले हरिश्चंद्र के पुत्र तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता माने जाते हैं। और बापू चंद्र गिरिधर दास का जन्म काशी में सन 1833 में हुआ और गिरिधर महाराज के कृपा पात्र होने के कारण गोपाल चंद्र ने गिरिधर दास जो है उपनाम इनका रख दिया था। और हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुस लिखने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। और जो है भारतेंदु जी ने जो है अपने पिता के जो नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक भी माना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने 1846
1940 में 13 वर्ष की न्यूनतम आयु में वाल्मीकि रामायण के कई हिस्सों का भाषागत छंदबद्ध अनुवाद भी किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और अन्य किसी भी साहित्यकार की नहीं है। जैसे कि हम अप्सराल का प्रभावी निरूपमा देखें तो निराला जी की ये रचनाएं हैं। उसके बाद जो है झूठा सच हम देखें तो जो है यशपाल जी का है। उसके बाद जो है इसमें हम देखें बी ऑप्शन के अनुसार तो बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये सभी रचनाएं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इन रचनाओं से संबंधित भी कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं, बिंदु देख लेते हैं, जो कि अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप उसका सही आंसर देख सको। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित बाण भट्ट की आत्मकथा जो रचना है उसमें यह एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास माना जाता है। ये पूछा जाता है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बाण भट्ट की आत्मकथा रचना किस प्रकार की है, या ऐतिहासिक है या काल्पनिक है, इस प्रकार पूछा जाता है। तो ये जो है आत्मकथा अगर आपको, और ये भी पूछा जाता है कई बार कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किस विधा की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा देख करके आप जो है आत्मकथा ऐसा लगता है कि ये आत्मकथा है, भ्रम हो जाता है, लेकिन ये एक उपन्यास है जो कि ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं। इनके पात्रों को भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि बाण भट्ट का तो नाम आता ही है इसके अंतर्गत, बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला पात्र रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा से। और इस पुस्तक का जो प्रथम प्रकाशन है 1946 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन ने किया। उसके बाद जो है चारूचंद, अगली जो रचना है चारूचंद लेख जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1963 की रचना मानी जाती है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कलम से निकली हुई एक गहरी संवेद कीर्ति मानी जाती है। इसमें 12वीं-13वीं सदी के भारत का व्यक्ति और समाज बारीकी से व्यक्त हुआ है। उसके बाद जो है ये पूछा जा सकता है 12वीं-13वीं शताब्दी के भारत का व्यक्ति और समाज बारीकी से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किस रचना में अभिव्यक्त किया गया है, तो चारूचंद लेख के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं पुनर्वा 1973 की रचना है जो 4वीं शताब्दी की घटनाओं पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास है। लेकिन जिन प्रश्नों को यहाँ उठाया है उसमें चिरंतर और जो है उनके प्रस्तुतिकरण तथा निर्वाह में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत वैज्ञानिक व प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय इसमें दिया है पुनर्वा के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगली रचना अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा 1976 में रचित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित जो है एक उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अनामदास का पोथा के अंतर्गत जो प्रमुख पात्र रहे हैं उनमें शामिल है रेक जाबाला और अरुंधति इनका प्रमुख पात्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता बताइए। तो खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य लिखा गया प्रिय प्रवास, उनके रचयिता आप सभी को पता है हरिऔध जी माने जाते हैं। और प्रिय प्रवास जो है हरिऔध जी द्वारा रचित एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि भी माने जाते हैं हरिऔध जी। इसका रचनाकाल 1909 से 1913 तक ये जो है प्रिय प्रवास की रचना की गई और 1914 में ये जो है प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे, यानी कि खड़ी बोली महाकाव्य प्रिय प्रवास को 1914 में प्रकाशित किया गया। कई बार जो है प्रकाशन वर्षीय परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये रचना काल नहीं पूछा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कृष्ण काव्य की परंपरा में होते हुए उससे भिन्न है। और प्रिय प्रवास एक जो है
विरह काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? अशोक के फूल निबंध के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो देख लेते हैं। अशोक वर्ष और उसके फूलों के माध्यम से भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, जीवन दृष्टि, धर्म, संसाधनों तथा विभिन्न जातियों के विषयों में जानकारी दी गई है। इस निबंध के अंतर्गत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अशोक के फूल निबंध में इन्होंने इस निबंध में बताया है कि आर्यों का आर्योत्तर जातियों से संघर्ष हुआ। जो जातियाँ गर्वीली थी उन्होंने आर्यों का प्रभुत्व नहीं माना। जैसे दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, उनसे संघर्ष हुआ। और शांति प्रिय जातियाँ थी जैसे कि यक्ष, गंधर्व व आर्यों से मिल गई थी। उन्होंने बताया कि संस्कृत कवि कालिदास से पूर्व अशोक के वृक्ष एवं फूल तो थे, पर महामंडित करने वाले कालिदास ही थे। उसके बाद सुंदरियों के नुपुरों के मृदु आघातों से फूलता था। वे अपने कानों में फूल के आभूषण बनाकर पहनती थी, उनसे अपने केशों का श्रृंगार करती थी। और भारतीय धर्म साधना भी इसका महत्व था। आर्येतर जातियों ने वरुण, कुबेर, इंद्र, कामदेव की पूजा अर्चना में इस पुष्प का प्रयोग किया था, अशोक के फूल। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। हम चाहे जितना भी उपकार करें बदले में अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन जो है निम्नलिखित में से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये कथन लिया गया है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित इनका प्रमुख निबंध है। यहाँ पर आप जब प्रीति की बात देखोगे तो लोभ और प्रीति आपको, या प्रीति या लोभ, इस प्रकार से जो है रचनाएं आपको ध्यान आएंगी, जो कि शुक्ल जी द्वारा रचित है। लेकिन ये कथन जो है शुक्ल जी का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का है, जो कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो है इस निबंध से ली गई है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित निबंध से ली गई है, और जो उनकी अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे भाई। इस निबंध में मानव चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। और अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है, और अर्धनारीश्वर उपन्यास भी लिखा गया है, जो इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। अर्धनारीश्वर निबंध पूछ लिया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर, और अर्धनारीश्वर जो है उपन्यास पूछ लिया जाए तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये इनमें से जो है चोखे चौबते हरिओत जी का काव्य ग्रंथ है। और अन्य जो काव्य ग्रंथ है जैसे कि कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी आदि देख लेते हैं। इससे संबंधित भी मुख्य बिंदु तो हरिओत जी के मुक्तक काव्यों में शामिल है चोखे चौबते, चुभते चौबते, कल्पलता और बोलचाल, पारिजात और हरिओत सतसई, ये सभी के सभी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के मुक्तक काव्यों में से संबंधित हैं। लेकिन उपन्यास पूछ लिया जाए हरिओत जी का तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये दोनों उपन्यास जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं हरिओत जी के। और महाकाव्य आपने देख ही लिया था प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विदेही वनवास, उसके बाद जो है कनुप्रिया जो रचना रही है। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम रचना देखें कनुप्रिया तो धर्मवीर भारती जी इसके लेखक रहे हैं कनुप्रिया के। और पथिक के लेखक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी रहे हैं। और एक रचना और इसमें दी गई है वासव दत्ता, जो कि सुबंधु के एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य है, जिसमें नायिका वासन दत्ता और शोभन नायक क्रंदर केपू की प्रणय कथा
इसमें दिखाई गई है। और सुबंधु बाणभट्ट से के पूर्ववर्ती के कवि माने जाते हैं, जो कि संस्कृत के काफ़ी प्रमुख विद्वान रहे हैं। तो ये हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये परीक्षाओं में पूछी भी नहीं जाती इससे संबंधित रचना। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को दर्शाता है। रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को निम्नलिखित में से कौन सा समूह इनमें दर्शाता है, यानी कि कौन सी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की है, तो आपको बतानी है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया ग्रंथ माना जाता है 1929। फिर चिंतामणि, रश्मिमांसा और त्रिवेणी, ये सभी के सभी जो है रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। तो महादेवी वर्मा जी की इनमें से कौन सी नहीं है। यामा महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है, दीपशिखा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है, नीरजा भी महादेवी वर्मा जी का एक जो है कविता संग्रह है। तो आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे जी का है, महादेवी का नहीं है। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा आंगन के पार द्वार, जो कि 1961 में हिंदी के विख्यात साहित्यकार अज्ञे जी द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। इसके लिए इन्होंने 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आंगन के पार द्वार रचना पर जो है अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और महादेवी वर्मा की जो 8 कविताएं संग्रह है उनमें शामिल है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा जो कि उनकी अनुदित रचना 1959, और प्रथम आयाम और जो है अग्निरेखा 1990 की जो है महादेवी वर्मा जी की कविताएं संग्रह है। उसके बाद एक यामा भी उनका एक काव्य संग्रह है, जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी है। इसमें 4 कविताएं संग्रहित है, 4 कविता संग्रह को संग्रहित किया गया है, जिसमें निहार, नीरजा, रश्मि और संज्ञा गीत, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से यामा में कौन सी रचना जो है शामिल नहीं है या शामिल है। इस प्रकार आपको इन चारों को ध्यान रखना है, निहार, रश्मि, नीरजा, संज्ञा गीत, ये सभी रचनाएं जो है यामा कविता संग्रह में, काव्य संग्रह में संकलित है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, उनके रचनाकार कौन रहे हैं। तो गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है करुणालय, इनके रचनाकार रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो करुणालय के कथानक का स्रोत ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और गीता का कर्मयोग माना जाता है, और इस रचना में कवि वैदिक काल की यज्ञ प्रथा में बलि कर्म जैसे अनुष्ठानिक कार्यों की क्रूरता पर प्रखर आक्रमण करता है, और धार्मिक कर्मकांडों की आड़ में पनपने वाले षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी ये करते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की और अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। तो काव्य रचना में शामिल है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद नाटकों में शामिल है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, जन्मेजय का नागयज्ञ और राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र और प्रायश्चित और सज्जन, जो अलग अलग रचनाएं हैं भाई, इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाटक में जो है जयशंकर प्रसाद जी अधिक नाटक लेखन में जयशंकर प्रसाद जी ने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद जो है इनके कहानी संग्रह में शामिल है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशधूप, दीप, आंधी और इंद्रजाल, ये सभी के सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह है। उसके बाद जो है उपन्यासों में शामिल है जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, इरावती, ये तीनों उपन्यास परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इरावती इनका जो है अधूरा उपन्यास भी रहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो इरावती, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग रचना के रचयिता आप सभी को पता है, निराला जी की प्रसिद्ध रचना रही है बादल राग। बादल राग निराला की प्रसिद्ध कविता है और वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी है, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाते हैं। और बादल राग कविता परिमल काव्य से ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकर्षित करती है और क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और जो है निर्माण का अग्रदूत है। तो मजदूर के संदर्भ में क्रांतिकारी और बदलाव, ये जो है बादल राग रचना जो है निराला जी की है, जो कि क्रांतिकारी का जो है एक रूप देखने को इस रचना के माध्यम से हमें बादल के माध्यम से देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। अनामिका काव्य किन के द्वारा रचित है? तो अनामिका जो काव्य है वो भी जो है निराला जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो अनामिका एक काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1923 में हुआ। इसमें 9 कविताएं संकलित की गई है। अध्यात्म फल, माया, जलद, अधिवास, ये पूछा जाता है अधिवास कई बार किस में शामिल है, तो ध्यान रखना है। तुम और मैं, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सच्चा प्यार और लज्जित, ये सभी की सभी रचनाएं जो है अनामिका काव्य संग्रह में रचित है निराला जी की। और निराला जी की अन्य श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जो कि उनकी पुत्री के स्मरण पर लिखी थी, की याद में उन्होंने लिखी है निराला जी ने, और जो है परिमल और जो है तुलसीदास। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। तो प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव पंक्ति के कविता का संबंध है, तो किससे संबंध है यानी कि ये कविता किसके द्वारा रचित है, ये पूछा गया है। तो ये कविता जो है प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही है। तो देख लेते हैं निराला जी की जो काव्य संग्रह थे वे हमने देख ही लिए थे। अनामिका इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह माना जाता है। 1923 में इसका प्रकाशन हुआ। परिमल भी इनका काव्य संग्रह है, गीतिका भी। और जो है कौन कौन सी रचनाएं अनामिका में शामिल है, कौन सी रचनाएं परिमल में शामिल है, गीतिका में, तो इस प्रकार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। कामायनी, आशु, झरना और जो है कानन कुसुम, लहर। झरना, आशु, लहर, कामायनी, इस प्रकार से जो है क्रम वाइज आपको लगाने को देखने को मिलेगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत, शरीर, कविता, फसलें और फूल और त्रिकाल संध्या, ये जो है भवानी प्रसाद जी की कविताएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य संग्रह। तो उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाथ वध और बूढ़ा चांद, ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित जो है प्रमुख काव्य हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो आप लोगों ने देखने को मिला ही होगा DSSB PGT हिंदी के अंतर्गत जो है आधुनिक काल से अधिक प्रश्नों को पूछा गया है, इसलिए आपको आधुनिक काल पर जो है ध्यान देते हुए प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। तो झरना जो है छायावाद की पहली रचना 1918 की मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि भाई आधुनिक काल से प्रश्न पूछे गए हैं तो आधुनिक काल से ही प्रश्न आए, कि कोई भी पार्ट उठा सकता है। DSSB की ये एक खास विशेषता रही है हिंदी साहित्य के अंतर्गत या किसी अपने पाठ्यक्रम में किसी जो है बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस से प्रश्नों को नहीं पूछता कि लगातार कुछ जैसे कुछ प्रश्नों यहाँ से ले लिए कुछ इस प्रकार से वो कम प्रश्नों को पूछता है। वो अगर लगातार एक पार्ट से अगर प्रश्नों को पूछने लगा, अगर काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को पूछ रहा है तो वे काफ़ी सारे प्रश्न जो है काव्य शास्त्र से ही उठा लेता है। या फिर आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न अगर वो पूछने लग गया तो आधुनिक काल से काफ़ी सारे प्रश्नों को
पूछता है परीक्षा में, और इसी प्रकार से जो है किसी भी काल को वो जो है उठा सकता है और अधिक संख्या में वहाँ से प्रश्नों को पूछ सकता है। वैसे तो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को DSSB के अंतर्गत पूछा जाता है, लेकिन किसी एक पाठ को विशेष रूप से जो है रख करके जो है अधिक प्रश्नों को वहाँ पर पूछ लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को करना है। किसी भी पार्ट को जो है आपको वीक नहीं रहने देना है, कमज़ोर नहीं रहने देना है। बार बार हर एक प्रश्नों को, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको बार बार जो है रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। भाई झरना से संबंधित बात कर रहे थे, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो झरना रचना है, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की 1918 में रचित ये रचना 1918 में प्रकाशित हुई भी जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं में शामिल है कामायनी। सबसे प्रमुख रचना है कामायनी, छायावाद की आत्मा है और कामायनी प्रसाद की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह कीर्ति मानव सभ्यता के विकास की मनोवैज्ञानिक व कथा प्रस्तुत करती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं और अन्य प्रमुख रचनाएं शामिल है जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है भाई ये, ध्रुव स्वामिनी, ये आपको ध्यान रखना है। जन्मेजय का नागयज्ञ और राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन जो कि इनका नाटक है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी इनके काव्य संग्रह हैं। आदि जो ये रचना भाई कहानी संग्रह है, काव्य संग्रह नहीं, कहानी संग्रह। तो ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये महादेवी वर्मा है। यहाँ ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई थोड़ा। तो महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ रचना महादेवी वर्मा जी ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं, जिसका प्रकाशन 1942 में किया है इन्होंने। और महादेवी वर्मा जी का जो गद्य साहित्य है, क्योंकि काव्य तो हम जो है काफ़ी बार पढ़ चुके हैं महादेवी वर्मा के, निहार, रश्मि, निर्जा, संज्ञा गीत, दीपशिखा, ये सभी जो रचनाएं हैं काव्य संग्रह संबंधी जो है महादेवी वर्मा जी की है। लेकिन गद्य साहित्य की तरफ जब हम बढ़े, महादेवी वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है हर एक विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। काव्य संग्रह भी, काव्य कविताएं भी उन्होंने काफ़ी लिखी हैं और गद्य साहित्य भी उन्होंने काफ़ी लिखा है। जैसे कि रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र 1942 में लिखा और स्मृति की रेखाएं 1943। फिर उन्होंने लिखे संस्मरण, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, संस्मरण जो है 1983, चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण 1974 में, निबंध जो है लिखा उन्होंने श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य जो है 1942 में, साहित्यकार की आस्था व अन्य निबंध 1962 में, संकल्पिता जो है 1969 में, ललित निबंध और क्षणदा 1956 में। कहानियाँ लिखो इन्होंने गिल्लू नाम से कहानी भी लिखी और संस्मरण, रेखा चित्र, निबंधों का संग्रह इन्होंने हिमालयन जो है किया नाम से किया। और जो इनके द्वारा लिखी गई जो ये रचनाएं हैं, ये भी पूछा जाता है ये किस विधा की रचना है। खासकर श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, इस प्रकार की रचनाओं की जो है विधाएं भी पूछ ली जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18। सबसे बड़ा सिपाही रचना के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा इस सिपाही इस रचना के रचनाकार जो वीरेंद्र जैन है, वीरेंद्र कुमार नहीं भाई, वीरेंद्र जैन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वीरेंद्र जैन की प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। लक्ष्मी, कमल और हाथी, क्या फेंकूं क्या जोड़ रखूं, नहीं कभी नहीं, तमशो माँ, ज्योति सर्ग में और शाप मुक्ति, बीच के 12 वर्ष, ये पूछी जाती है परीक्षा में। तो उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 19। स्त्री विमर्श का उद्देश्य बताइए। तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य
निम्नलिखित में से अस्मिता की स्त्री अस्मिता की खोज माना जाता है। तो इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण हम जानकारी देख लेते हैं। पुरुष प्रभुत्व का विरोध बिल्कुल भी नहीं, स्त्रियों की रचनाशील की परंपरा की पहचान, रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये भी इतना नहीं है भाई। स्त्री अस्मिता की खोज जो है स्त्री विमर्श का उद्देश्य रहा है। तो उसके बाद देखते हैं स्त्री विमर्श पर लिखने वाली जो प्रमुख रचनाकार रही हैं उसमें शामिल है उषा प्रियवदा, मनु भंडारी जी, प्रभा खेतान। और स्त्री विमर्श पर महत्वपूर्ण रचनाएं जो लिखी है उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान जी द्वारा लिखी गई। हम सभ्य औरतें, मनीषा द्वारा लिखी गई। औरत के लिए औरत, ये नासिरा शर्मा, औरत और औरत भाई, औरत के लिए औरत इस प्रकार भी कह सकते हैं, नासिरा शर्मा जी की रचना है। खुली खिड़कियाँ जो है मैत्री पुष्पा जी की रचना है। और ये रचनाएं जो है हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 20, चांद का मुँह टेढ़ा के रचनाकार कौन है। तो चांद का मुँह टेढ़ा रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है मुक्तिबोध जी रहे हैं। तो चांद का मुँह टेढ़ा गजानन मुक्तिबोध जी द्वारा रचित लंबी कविता है। और अन्य रचनाएं जो मुक्तिबोध जी की है उनमें शामिल है भूल गलती, चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में, अंधेरे में लंबी कविता है, ये भी चांद का मुँह टेढ़ा जो है में संग्रहित है 1964। ये भाई शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया, दोबारा से लिखा गया। तो अंधेरे में भूल गलती इनकी रचना है। उसके बाद अंधेरे में मुक्तिबोध जी की रचना है 1964 की। और ब्रह्म राक्षस 1957 की इनकी रचना है। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत हमने टॉप 20 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो नेक्स्ट हमारे और जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं 20 प्रश्नों को करके विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद सॉल्यूशन के साथ हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो हमारा जो है प्रैक्टिस सेट जो चला हुआ है DSSS TGT PGT हिंदी के लिए, उसमें व्याकरण सहित प्रश्नों को हम करते हुए आगे बढ़ ही रहे हैं। तो साथ साथ जो है हम जितने भी पिछले सालों में PYQ पूछे गए PYQ है उनको भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भाई वीडियो आपको पसंद आई, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, कहीं ना कहीं जो है इन्हीं प्रश्नों में से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए देखते हुए आपको लगता है कि हाँ ये इसी प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिले। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।